I am going to start this chapter wave optics, which is very important topic. Okay, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ what is the nature of the light. तो अगर मैं नेचर ऑफ लाइट से इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो बताओ लाइट का क्या नेचर होता है. जैसे हमने केमिस्ट्री में भी एक चीज पढ़ रखी है राइट, कि कुछ लोग कंफ्यूज थे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में. जैसे आपको पता है अगर मान लो कोई भी पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल नेचर के पास तो मास होता है राइट. जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं मेरा क्या मास है कुछ ना कुछ, क्या आपका मास है कुछ ना कुछ. यस, तो हम क्या हुए, हम हुए पार्टिकल नेचर. लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज जिसका मास नहीं है, जो वेवी मोशन में चलता जा रहा है, तो जिसका मास नहीं है, जिसके पास फ्रिक्वेंसी है, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैन आई से इट इज अ वेव नेचर. तो हर चीज में तो जितनी भी लाइट के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इनमें कंफ्यूजन थी कि पार्टिकल नेचर या वेव नेचर. तो अब हम जो जैसे हमारे पास हमने लाइट के बारे में पढ़ रखा है, वो याद है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब चीजें जो होती है, तो इसमें हम पार्टिकल नेचर के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं. लेकिन अब तो हमें पढ़ने जा रहे हैं, ये मेरे पास है वेव नेचर, तो इसमें हम वेव को कंसिडर करते हुए चीजों को करेंगे. ओके, तो अब सबसे पहले हमारे पास अगर मैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास एक थ्योरी दी गई और उस थ्योरी का नाम है कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट. तो ये थ्योरी हमको क्या कहती है, ये बस जस्ट थ्योरीज है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ऑल्दो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतनी आ नहीं रखी है अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल वी शुड नो व्हाट दीज आर. तो कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट है एक्चुअली, ये किसने दी थी हमको, ये न्यूटन ने दी थी. न्यूटन ने हर जगह पे अपने पैर मार रखे, ठीक है. तो न्यूटन जो बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सबको पता है, तो उसने क्या बोला कि जो लाइट होती है ना, तो लाइट के अंदर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, तो जिनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने नाम दिया कार्पस्कल्स. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है, इसने बोला कि एक लाइट जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल व्हिच आर कॉल्ड कार्पस्कल्स, एंड दे हैव हाई स्पीड और लो स्पीड, so they move with the high speed. तो अब जब इसने ये ऐसे ही बोल दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं था. जैसे कभी कभी जब मान लो तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो अपनी अपनी बातें अलग अलग तरीके से रखते हैं राइट. कुछ लोग वो सोचते हैं कि अच्छा इन्हीं को सब कुछ पता है, तो अब अपनी थ्योरी देने की वो कोशिश करते हैं. जैसे अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो जैसे आज जो इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, तो क्या उनके बयान हमेशा सही होते हैं? नहीं. देखो कुछ बहुत सारे लोग ट्रोल हो जाते हैं, isn't it? इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये कैसे बने, ये अपने ऑब्वियसली होते हार्ड वर्क करके बने, लेकिन जब वो बड़े नेता बन जाते हैं तो उनको लगता है उनकी जो बात है वो बिल्कुल सही सही बोल रहे होंगे, लेकिन मीडिया वाले पकड़ लेते हैं तुरंत कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये हमारे मंत्री जी है. तो उसी तरीके से ये वाली थ्योरी से जब पूछा गया, अच्छा ठीक है भाई न्यूटन सर आपने ये थ्योरी दी है, अब आप जरा ये बताते तो फिर रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये लाइट किस तरीके से चलती है, तो वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं दुनिया को तो कुछ समझ आता ही नहीं है, तो क्या ये कुछ प्रूफ कर पाए? नहीं कर पाए. तो ये वाली थ्योरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे या फिर लेना पड़ेगा? हमें डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं अगर डिस्कार्ड कर दी गई है? क्योंकि न्यूटन अपने आप में इतना बड़ा साइंटिस्ट था, और अगर उसने कोई अगर ऐसे देखो, जैसे कि वही वाले, जैसे मैं वही बात करता हूँ, मिनिस्टर जो है, ये मिनिस्टर उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो इनको दिखाई क्यों रही है मीडिया? क्योंकि वो मिनिस्टर है ना. मिनिस्टर तो मिनिस्टर की बात तो दिखाई जाएगी, चाहे वो कुछ भी बोले, लोगों को पता तो चले. इसी तरीके से न्यूटन का भी है कि इन्होंने थ्योरी दी है, बेशक ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही. हाँ, अगर कोई ऐसे रैंडम कह देता, मान लो आपकी फ्रेंड ने दी एक थ्योरी, तो क्या उसे हम पढ़ेंगे? वो तो थोड़ी पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे, वो तो नॉर्मल ही हम जैसे लोग हैं वो तो. ठीक है, तो इसीलिए ना तो ये लाइट किस तरीके से चलती है ना ये बता पाया, ना ये बता पाया कि क्या रिफ्लेक्शन का लॉ है, क्यों हो रहा है, ना रिफ्रैक्शन का लॉ. तो इसलिए नहीं, तो अब इसलिए तो कहते हैं एक ही जगह पे रहो, हर जगह पैर मत मारो. एक बच्चा कह रहा है मुझे इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है और लॉयर भी बन जाऊंगा अगर ये पॉसिबल, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा ना. न्यूटन अगर आप कहाँ पर है, अगर आप डायनामिक्स के अंदर लगे हुए हैं, क्या किस चीज के बारे में बताया इन्होंने, मैकेनिक्स बताया राइट. तो मैकेनिक्स में कौन सा वाला जिसमें हम क्या करते हैं, कॉस को भी लेके चलते हैं और मोशन को लेके चलते हैं राइट. तो इसलिए इसमें ये चीज इनकी प्रूफ नहीं हो पाई. अब आते हैं नीचे, ठीक है. अब कुछ टाइम बाद एक थ्योरी और आई. अब ये इन साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन हिगिंस. ये क्रिश्चियन हिगिंस काफी फेमस था, और देखा जाए तो इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया है वेव के लिए. ये बने ही वेव थ्योरी के लिए थे एक्चुअली में.
जैसे न्यूटन फोर्स के बारे में फोर्स के लिए आए थे यूजुअली, कि फोर्स के बारे में किस तरीके से फोर्स लग सकती है, कितनी सारी चीजें। तो न्यूटन तो फेल हो गया चलो यहाँ पे काइंड ऑफ, लेकिन वेव थ्योरी को देने के लिए कौन सा एक डच साइंटिस्ट था हमारे पास, तो उनका नाम था क्रिश्चियन ह्यूगेंस। इसको हम हिगेंस भी बोलते हैं। इन्होंने अपने काफी सारे लॉज भी दिए। क्रिश्चियन ह्यूगेंस, तो इन्होंने क्या बताया बेसिकली कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस फॉर्म में करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। जैसे साउंड ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स जानते हैं राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन पढ़ा होगा ना छोटी छोटी क्लासों में 9th 10th में। तो कॉम्प्रेस होती है, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है। इस तरीके से देखो, ये कॉम्प्रेस हो गया, फिर ये रेयरफेक्शन हो गया, फिर कॉम्प्रेस हो गया, फिर ये दोबारा से रेयरफेक्शन हो गया। भाई साउंड ऐसे तो चलती है राइट। तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, तो इस हिगिंस ने बोला कि ये जो मेरे पास लाइट है, ये लाइट किस तरीके से चलती है तो इसने बोला कि लाइट जो है वो एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह है, जस्ट लाइक द साउंड वेव, क्योंकि साउंड भी इसी तरीके से ट्रेवल करती है राइट। तो इसने ये बोला कि जो लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर कोई भी एक मीडियम है, ठीक है। इसने एक हाइपोथेटिकल एक मीडियम माना, और फाइनली इसने क्या बोला कि मान लो मेरे पास एक ईथर है, ठीक है। तो इसने बोला कि ईथर के अंदर, इसने एक हाइपोथेटिकल माना, और ये सब चीजें उसने कहाँ पे देखी, इसने ईथर के अंदर एक लाइट को भेजा, तो वहां पे इसने जो चीजें ऑब्जर्व करी, ईथर के अंदर जैसा केमिकल कंपाउंड राइट, ईथर का मतलब क्या होता है, ROR राइट, जैसे इथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी मीथेन, तो ये क्या होता है, ईथर होते हैं। तो इसने कोई पर्टिकुलर ईथर लिया और उसके अंदर ये चीज देखने की कोशिश करी, लेकिन इसकी थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। बताओ क्यों, इसकी थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसने बोला कि जो लाइट होती है, जो लाइट वेव्स होती है, वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर मीडियम में चलती है, और वो मेरे पास क्या हो, उस मीडियम का नाम दे दिया गया इसने, ईथर। लेकिन ऐसा कोई मीडियम था ही नहीं, तो इसकी थ्योरी को फाइनली डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि ये ईथर कहाँ से आया, और ये आप क्यों बोल रहे हो, ईथर का नाम यहाँ पे आए क्यों, अगर लाइट चल रही है ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लाइट एक पर्टिकुलर एक ऐसे मीडियम में चलती है जो हम देख नहीं पाते, और उसको हम बोलते हैं ईथर। क्या हमारे आसपास ईथर है, तो ईथर नहीं है, तो फिर आपने ईथर का नाम क्यों बोला। ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो ऐसी चीज जो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन ईथर से हमें क्या मतलब, हमारा ईथर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, इनकी थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया कि पता नहीं ये क्या हाइपोथेटिकल ईथर की बात कर रहे हैं, लिम्निफेरस ईथर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी थ्योरी को भी फाइनली क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, फिर बाद में दो साइंटिस्ट आए। अब उन्होंने देखा कि जो ह्यूगेंस है वो इतना काम कर रहा है, तो क्यों ना हम भी कुछ करें। तो मेरे पास दो साइंटिस्ट आए, फ्रेस्नल और यंग्स। यंग ने भी, फ्रेस्नल और यंग ने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लॉज दिए वेव के अंदर। तो फ्रेस्नल और यंग ने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, बल्कि वो वेव नेचर की होती है। वेव नेचर का मतलब ये वेव की तरह राइट। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जो क्रेस्ट एंड कर्व की तरह चले राइट, वेव की तरह ऐसे। ये तो क्या हो गया, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। देखो ये वेव जा ऐसे रही है, लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर हो रहा है ना, देखो ऊपर नीचे। तो ये जो वाइब्रेशन इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसे तो बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। तो सही कौन होगा, फ्रेस्नल यंग होगा या फिर ये हिगन्स होगा। तो हमको पता है असली में लाइट का नेचर क्या है, ट्रांसवर्स ही है। तो फ्रेस्नल और यंग के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इनसे भी पूछा जाएगा। तो जो ऊपर वाले जो फेलियर लोग हैं, जो न्यूटन है, तो उसने क्या बोला, अच्छा बेटा तो जरा एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाओ। तो उन्होंने करके दिखाया। फिर इनसे बोला अच्छा रिफ्लेक्शन भी करके दिखाओ, तो इन्होंने तब भी प्रूव करके दिखा दिया। इन्होंने लाइट के पोलराइजेशन को भी इम्प्रूव करके दिखा दिया। इन्होंने इंटरफेरेंस भी प्रूव करके दिखा दिया, डिफ्रैक्शन भी प्रूव करके दिखा दिया। भाई इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या बोला, हम तीन चीजें पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये तीनों ही चीजें फ्रेस्नल और यंग ने प्रूव करके हमें दिखा दी। ओके, तो इंटरफेरेंस भी प्रूव कर दिया, डिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया, और पोलराइजेशन को भी इन्होंने प्रूव कर दिया। तो बताओ इनको एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा या नहीं लगा कर लिया जाएगा।
तो इनके ऊपर एक सील लगा दी गई विच इज एक्सेप्टेड। गॉट इट। तो ये बस कुछ थ्योरीज हैं जो यूजुअली इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हमें बतानी पड़ती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। अच्छा, लाइट जो होती है, लाइट के अंदर क्या होती है जरा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है? देखो, लाइट वेव जो होती है ना, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। तो अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की बात करनी है लाइट के वेव्स के अंदर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक। तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के नेचर के बाद में बात करना है। तो इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी लाइट आ रही है तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो निकल रही होंगी, एम आई राइट? और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एयर होगा तभी चल पाएंगी, वाटर होगा तभी चलेंगी। विदाउट मीडिया, चाहे कैसा भी मीडियम हो, वो चल सकते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब चलना। ओके, तो प्रोपेगेशन मान लो एक वेव ऐसे चल रही है, तो ये कहाँ पे चल रही है, राइट साइड चल रही है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो दूसरे, तो इलेक्ट्रो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। तो डू दे रिक्वायर एनी मीडियम? अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होती होंगी, ट्रांसवर्स नेचर होता होगा या लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता होगा? क्या लगता है? तो देखो, जिस तरीके से लाइट का भी नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स। एक्चुअली वेव से पहले एक टॉपिक आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि फर्स्ट पार्ट का है, राइट? मतलब यूजुअली 12th में जो फर्स्ट बुक होती है, उसके लास्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं। तो अभी तो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें जब आएगा तो हम करवाएंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी आपको तो ध्यान रखना है, जिस तरीके से लाइट का नेचर ट्रांसवर्स ठीक हुआ, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। और ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या है, अगर मान लो इस साइड कोई जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो ऑसिलेशन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो ये जो वेव चल रही है, ये मेरे पास क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसवर्स नेचर। इज दैट क्लियर? एक लास्ट थ्योरी और दी गई, ये हम यूजुअली केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो प्लैंक्स थ्योरी पढ़ती है, राइट? जैसे प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आई थी, याद है? कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी आती है लाइट की। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट होता है, वो लाइट पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। तो लाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो किस फॉर्म में करती है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। और उस पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ये यूजुअली 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एटम्स के अंदर। तो एक साइंटिस्ट आए थे क्या, प्लैंक्स, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन्होंने लाइट के बारे में हमें क्या बताया, कि जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में चलती है, पैकेट के फॉर्म में, राइट? तो ही सेड लाइट ट्रेवल्स, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, नॉट अ कंटिन्यूअस। और वो पैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, एनर्जी को। तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। आपने सुना होगा ना कि लाइट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, मान लो लाइट आ रही है, तो ये लाइट आ रही है, तो लाइट को हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, मेरे पास छोटे छोटे पैकेट्स। तो ये जो लाइट आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, और ये एक पैकेट का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फोटोन। ओके, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स जो है, ये मेरे पास फोटो, आई मीन फोटोन्स कहे जाते हैं। और इसी को देख के हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, कि लाइट की वजह से हमने करंट प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है ना? तो वो हम करवाएंगे, डोंट वरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे हमारे पास क्या आता है, करंट निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? वो हम पढ़ेंगे डुअल नेचर में, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये मेरे पास है फाइनली डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, एंड आई होप कि ये थ्योरीज अबाउट द वेव इट इज कंप्लीटली क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द, देखो अब हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ये था जस्ट इंट्रोडक्शन।
So now we are going to study the most important portion, which is the first topic of this chapter, which is wave front. कि हमारे पास वेव फ्रंट क्या होता है। देखो अब ये वेव फ्रंट क्या है। जैसे मुझे एक बात बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा, मान लो एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी जब हम बल्ब को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज दिखाई देती है क्या, अगर कभी नोटिस किया हो तो बल्ब के आसपास कभी कभी ये नोटिस किया है कि लाइट के पार्टिकल जो है वो इसके आसपास से गोल गोल दिखाई देते हैं, ऐसे इसके आसपास लाइट एकदम चमकती हुई सी दिखाई देती है गोल गोल इसके आसपास। कभी नोटिस किया इस तरीके से। तो वो इस तरीके से जो पार्टिकल ऐसे हमें गोल गोल दिखाई देते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। तो देखो ये पार्टिकल्स के ना ये सारे इक्वल है, भी थोड़ा गलत बन गए, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये जो हमारे पास होता है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करते हैं वेव फ्रंट को। तो कोई भी अगर एक ऐसा लाइट सोर्स होता है तो उसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो ये मेरे पास होते हैं वेव फ्रंट। ओके। तो कोई भी अगर मेरे पास लाइट है तो उसकी लाइट सोर्स है तो उसके आसपास अगर हमें कोई चीज देखने को मिल रही है तो वो क्या होता है, उन्हें हम बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट ऐसे लगी है, मान लो ये एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट जलती हुई आ रही है। तो कभी नोटिस किया इस ट्यूबलाइट के आसपास भी हमें चीजें दिखती हैं। मान लो ये ट्यूबलाइट अभी सामने चल रही है हमारे, ये भी मान लो कंप्यूटर पे आप देख रहे होंगे, लेकिन अगर ये लाइट या फोन पे देख रहे होगे तो लाइट इस तरीके से चल रही है, राइट। तो इसके आसपास हमें कैसे वेव फ्रंट दिखाई देंगे, सोचो। तो कहना ही से दैट इसके आसपास अगर मैं नोटिस करूं तो इसकी जो वेव फ्रंट होंगे वो समथिंग समथिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, मतलब बाहर आते हुए। मान लो एक वेव फ्रंट इस तरीके से बाहर आ रहा है, इससे इससे एक वेव फ्रंट इस तरीके से बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लाइट आती हुई जो दिखाई देती है, जो बेसिकली पार्टिकल्स को दिखा रहा है कि वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। आर यू गेटिंग दैट। मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, सिंपल सा ये एक पॉइंट है, तो इस छोटे छोटे पॉइंट से हमें क्या आता हुआ दिखाई देगा कि जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं बाहर आते हुए। तो इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से मतलब हर एक पॉइंट पे हमें आते हुए इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सब चीजें क्या है मेरे पास, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी वेव फ्रंट। कैन जस्ट सी दैट, इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। देखो इस चैप्टर में ऐसे ही होती हैं चीजें, ठीक है। आई नो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, बट ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे जैसे मान लो मैंने पत्थर फेंका, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी भी रिवर के अंदर पत्थर फेंकता हूँ तो पत्थर फेंकने के बाद वो वेव्स देखिए कभी निकलती हुई, तो जो वेव्स निकल के आती है वो क्या है मेरे पास, तो वो जो मेरे पास वेव्स निकल के आती हैं वो ही मेरे पास क्या होती है, वेव फ्रंट हम उसे बोल सकते हैं। ओके। सो जो कभी भी तुम पानी के अंदर पत्थर फेंक के मारोगे तो वो मेरे पास किस चीज का काम करती है, वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड दी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वी यूजुअली डिफाइन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल लगती है, बट रिमेंबर इट इज द कंटीन्यूअस लोकल ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम व्हिच वाइब्रेट इन द सेम फेज। तो ये जैसे ये एक लाइन है पूरी की पूरी, तो यहाँ के पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। अब ये सेम फेज क्या है, आई विल टेल यू। वो फेज का मतलब एक तरह से ये समझो कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसकी डायरेक्शन है, तो वो हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, पोजीशन क्या है उन सबकी। तो इसे हम बोलते हैं फेज, जो कि मैं आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना क्लियर हुआ क्या वेव फ्रंट का। So what I told you about the wave front, right? तो वेव फ्रंट क्या होते हैं, मान लो कोई भी मेरे पास एक लाइट सोर्स है सेंटर पे, तो जब भी उससे ऐसी लाइट पड़ती है जो पार्टिकल्स निकल के आते हैं, जो कि जिनकी वाइब्रेशन बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या होते हैं, वेव फ्रंट। जैसे मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिया, अगर हम पत्थर को पानी में डालें तो वहां से जो गोल गोल वेव से निकल के आती है, तो वो जो एक वेव निकल के आई होगी तो क्या मैं उस पूरे को एक वेव फ्रंट बोल सकता हूँ। फिर जो दूसरी वेव निकल के आएगी उस पूरे को मैं एक वेव फ्रंट बोल सकता हूँ। तो यस, सो दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। So how can we define the wave front? So simply we can say that the wave front is what? It is the continuous locus of all such particles. तो it is the wave front। अगर मैं बताऊं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, तो ये जो wave front है मेरे पास, I can say that the continuous locus of all particles of all
particles which are vibrating in same phase, मतलब same position, which are vibrating in same phase. अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है, फेज एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर सेकंड में वो सब सेम फेज में होते हैं. अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो दिस इज माय वेव फ्रंट. तो अगर हम रिवर के अंदर कहीं पत्थर मारेंगे तो जो वेव निकल के आएंगे उससे, मान लो एक फ्रेंड आपको उस पोजीशन में बैठा है और आप इस पोजीशन में बैठे हो और आपने एकदम बीच में मारा है, तो वो वेव एक साथ आती हैं, वो उसकी साइड भी उसकी साइड भी एक साथ ही आएंगी, बीच में से टूटेगी नहीं. तो व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेम फेज. ओके. अब मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लो मेरे पास कोई एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है. ओके, सपोज करो आई हैव अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो अब खुद सोचो स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे निकल के आएगा. स्फेरिकल एक तरह से क्या है, 3 डायमेंशन है. जैसे रिवर से आप देखते हो तो रिवर से एक तरह से उसे देखा जाए तो वो सिर्फ 2 डायमेंशन है ना, क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है सिर्फ, उसकी कोई हाइट थोड़ी है. अगर हम रिवर में कोई पत्थर मारते हैं तो वो एक्स और वाई एक्सिस में ही तो है, 2 डायमेंशन, राइट. लेकिन उसकी कोई हाइट नहीं है. लेकिन अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट देखूंगा तो ये तो 3 डायमेंशन होता है, स्फीयर. तो अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट को देखूंगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होगा. तो देखो, मान लो एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से एक बल्ब को आपने एक दीवार पे ऐसे लगा दिया. तो अब जब अब कोई भी एक सोर्स है, कोई भी एक पॉइंट है जो चल रहा है, मान लो एक बॉल है, मान लो, ठीक है, जैसे आजकल मार्केट में मिलती है ना एक बॉल जो जलती है. मान लो मार्केट जो यूजुअली लोग आजकल डेकोरेटिव मटेरियल लगाते हैं अपने घरों में, वॉल लाइट जो होती है, मान लो एक बॉल आपने लगाई, तो उस बॉल से जो निकल के आ रहा होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की तो वो, एम आई राइट. उस बॉल से जो चीज निकल के 3 डायमेंशन ही सोचो, देखो मेरा बोर्ड 2 डायमेंशन है. खुद सोचो, अगर ये एक बॉल है जो खुद 3 डायमेंशन है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकल के आएगा वो भी तो हर डायरेक्शन में निकल के आएगा, एम आई राइट. ऐसे तो ये क्या है मेरे पास, ये वेव फ्रंट ही तो है, which are vibrating in all the same phase, right. इस तरीके से निकल के आएगा, isn't it. अब एक बात बताओ, जो लाइट है, तो लाइट ठीक है, ये तो पार्टिकल्स हो गए जो वाइब्रेट करते हैं. कभी कभी हम ये चीज दिखती भी है अपनी आंखों से, हम अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं लाइट को, तो ये वेव फ्रंट हमें दिखते भी है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये लाइट को देखेंगे, अगर हम इस लाइट को देखेंगे तो देखो लाइट हमेशा कैसे चलती है, लाइट तो इस डायरेक्शन में आ रही होगी ना. खुद सोचो, अगर मैं लाइट को देखूं तो लाइट तो ऐसे आ रही होगी, राइट. तो जैसे कि मैं क्या बता रहा था, तो हमारे पास ये जो एक पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स है जो मेरे पास वेव फ्रंट ये जो वेव फ्रंट निकल रहा है सर्कुलर, राइट. कैन वी सी दैट. तो ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास वेव फ्रंट है. और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अब जो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी. तो जो यहाँ से लाइट की डायरेक्शन होगी वो तो इस तरीके से आ रही होगी, राइट, आगे की साइड ऐसे. तो ये जो लाइट, ये जो मेरे पास इस तरीके से आ रही होगी एक, तो ये तो इस तरीके से ही आएगी ना. देखो, तो लाइट जो मेरे पास है वो लाइट किस तरीके से आ रही होगी, तो लाइट तो हमेशा आगे की साइड आती है ना, इस तरीके से. देखो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेक. तो ये जो लाइट मेरे पास आ रही है वो लाइट हमेशा क्या आती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर. तो ये जो हम लाइट देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो रहा है और जो ये वेव फ्रंट है, तो कोई बता सकता है इनके बीच में कितना एंगल है. तो इन वेव फ्रंट और ये जो इस लाइट है, ये जो लाइट इस तरीके से आ रही है, तो इनके बीच में हम कितना एंगल देख पा रहे हैं. ऑफ कोर्स वी कैन से दैट 90. देखो जो वेव फ्रंट निकल के आया, जो लोकस है सारे पार्टिकल का विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, और जो ये लाइट जो निकल के आ रही है, जो प्रोपेगेशन है, जो रे निकल के आ रही है लाइट की एक्चुअली में, जो हमने रे में पढ़ा होगा, तो जो रे है और जो वेव फ्रंट है उनके बीच में कितना एंगल है, 90, राइट. तो जो मेरे पास रे होता है और जो मेरे पास वेव फ्रंट होता है, राइट, दे आर 90 डिग्री. तो रे और वेव फ्रंट के बीच में मेरे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है. इज दैट क्लियर. ओके. सो बहुत सिंपल है मेरे पास. तो इसका मतलब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं, हमें पता लगे कि रे और वेव फ्रंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है. तो अब अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो मेरे पास कहीं पे ऐसे रेज आ रही है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कहीं पे रेज आ रही है इस तरीके से,
तो ये रे ऑफ लाइट्स हैं जो कि मेरे पास इस तरीके से जा रही है। तो अब खुद सोचो कि तो इसका मतलब इसका वेव फ्रंट हम कैसे बनाएंगे। मान लो अगर वेव मेरे पास इस तरीके से जा रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, इसको 3 डायमेंशनली सोचे हम। तो इसका वेव फ्रंट कुछ कुछ इस तरीके से ही तो दिखेगा हमें, क्योंकि हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हम ऐसे तो करेंगे कि इसका जो वेव फ्रंट होगा मेरे पास वो इस तरीके से तो बन रहा होगा, राइट। क्योंकि अभी भी हमने देखा कि रे और वेव फ्रंट के बीच में कितने का एंगल होता है, ऐसा 90। मान लो कहीं ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, तो ट्यूबलाइट से जो एक तरीके से आ रही होगी, मान लो वो वेव फ्रंट इस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये और ये मेरे पास क्या है, हमेशा जो रे होगा और जो वेव फ्रंट होगा इनके बीच में हमेशा ही एंगल क्या होगा, 90 का होगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये रेड रेड कलर से जो मैंने बनाया है दिस इज माय वेव फ्रंट, और ये जो मैंने बनाया है ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय रे। ओके। तो कभी कभी इस टाइप से भी आता है कि मान लो जैसे आपका एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट है मान लो, और इस पॉइंट से मान लो आपकी रे इस तरीके से जा रही है, मतलब ये रेज है आपकी, ये रे डाइवर्ज कर रही है। अगर ये रे डाइवर्ज करते हुए आ रही है एक पॉइंट से ऐसे मान लो, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, तुम्हें पता है कि वेव फ्रंट और इसके बीच में कितने का होता है एंगल, हमेशा 90 का। तो इसका मतलब वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे हम, इस बार वेव फ्रंट ऐसे तो बना पाएंगे, राइट। क्योंकि हमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट पे कितना होना चाहिए, 90। तो देखो हर एक पॉइंट पे 90 है या नहीं, गॉट इट। तो हम हर एक पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे वेव फ्रंट। मान लो अगर मेरे पास कोई भी रे है, और वो रे अब पहले तो डाइवर्ज हो रही थी, राइट। पहले तो ये डाइवर्ज हो रही थी ना इस तरीके से। अब मान लो अब एक रे आ रही है कहीं पे, वो एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है इस तरीके से। तो अगर वो एक पॉइंट पे आके इस तरीके से अगर वो कन्वर्ज हो रही है, तो फिर अब हम वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे भाई। तो अब हम वेव फ्रंट बनाएंगे देखो इस तरीके से, अभी भी कन्वर्ज है, तो इस बार कैसा बनेगा, तो इस बार ऐसा बनेगा। हर एक पॉइंट पे हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरे पास रे और वेव फ्रंट के बीच में 90 का एंगल होता है। तो ये रेड वाली क्या थी, रे थी, और ये वाली क्या है, वेव फ्रंट। आई होप इट इज क्लियर कि जो वेव फ्रंट है वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है जहां वो एक स्पेस में वाइब्रेट करते हैं, और ये जो लाइट है वो मेरे पास रे को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, बाकी का पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके।